डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको अपस्फीति डिफ्लेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। हम लोग इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, उसके क्या प्रभाव विभिन्न वर्गों पर पड़ते हैं तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कौन से मेथड्स हैं। आज हम लोग डिफ्लेशन अपस्फीति के बारे में देख रहे हैं। अपस्फीति मुद्रास्फीति की बिल्कुल विपरीत है। अपस्फीति के अंतर्गत क्या होता है कि कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे जाने लगती है, अर्थात कीमत स्तर में गिरावट आने लगती है। और जब कीमत स्तर में गिरावट होती है तो आय, उत्पादन और रोजगार सभी गिरने लगते हैं, सभी घटने लगते हैं। तो इस प्रकार से अपस्फीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कीमतें अपने साधारण स्तर से भी नीचे चली जाती है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फर्मों को घाटा होने लगता है और उत्पादन भी कम होने लगता है। तो अपस्फीति स्वयं एक बीमारी है जिसको हम कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले अपस्फीति के कौन से कारण हैं इसके बारे में अवगत होना आवश्यक है। सबसे पहला कारण है कि मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से कम हो जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है तो अर्थव्यवस्था में कीमतें घटने लग जाती है। दूसरा कारण है उत्पादन की अधिकता से भी अपस्फीति उत्पन्न होती है, अर्थात जब उत्पादन की पूर्ति उत्पादन की मांग की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात उत्पादन आधिक्य होता है, तो भी अर्थव्यवस्था में कीमतें कम होने लगती है। इसी प्रकार से तीसरा कारण है कठोर साख नियंत्रण की वजह से भी अपस्फीति उत्पन्न हो जाती है। कठोर साख नियंत्रण का मतलब क्या है? जैसे बैंक्स वगैरह उद्योगों को साख देने में कठोरता बरत रहे हैं, ब्याज की दरें बढ़ा दी है, नियम कड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से उद्योगों को, किसानों को, छोटे उद्यमियों को आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण नहीं मिल पाता है और ऐसी स्थिति में वो अपने उत्पादन कार्य में बाधा पहुंचती है। इससे भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था में अपस्फीति उत्पन्न हो जाती है। हम देखते हैं अपस्फीति के प्रभाव क्या है। सबसे पहले चूंकि अपस्फीति के अंतर्गत उत्पादन की पूर्ति उत्पादन की मांग की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिस वजह से कीमतें गिरने लगती है। इससे उत्पादकों और व्यापारी को क्या होती है, हानि होती है। और हानि होने की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, कीमतें और अधिक गिरने लग जाती है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी की जाल में फंस जाती है। दूसरा, इसमें निवेशकर्ता वर्ग को भी हानि होती है। चूंकि उनको लाभ नहीं हानि प्राप्त होता है तो उनका जो निवेश उठाने की जो प्रेरणा है, रिस्क उठाने की जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इसी प्रकार से अपस्फीति के अंतर्गत ऋणदाता का मतलब जो ऋण देने वाला है उसको लाभ होता है और ऋणी को हानि होती है, क्योंकि ऋणी ने जो पहले लिया था लोन तो उसमें उसको हानि होने लगती है, क्योंकि इसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य है वो कीमत कम होने से बढ़ जाता है। वेतनभोगी तथा श्रमिक वर्ग, इनके अंतर्गत चूंकि वेतनभोगी और श्रमिक वर्गों की आय फिक्स रहती है, इसलिए वैसे तो इनको हानि नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, जब उत्पादन कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार पर संकट पैदा हो जाता है और श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपस्फीति का श्रमिक वर्ग पर भी, जो कि बेरोजगार हो जाते हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को हमने कहता है रोजगार पर विपरीत प्रभाव। जब उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, श्रमिकों की मांग कम होगी, अर्थात रोजगार कम हो जाएगा और बेरोजगारी का आलम छा जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्पादक और निवेशकर्ता जब निवेश नहीं करना चाहेंगे तो इसका मतलब वो बैंकिंग अर्थव्यवस्था से लोन नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे और उधार नहीं लेने पर बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विदेशी व्यापार पर प्रभाव, क्योंकि विदेशी व्यापार के अंतर्गत ये हो सकता है कि वस्तुएं सस्ती होने की वजह से निर्यात कुछ बढ़ जाए तो विदेशी व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उत्पादन कम होने से निर्यात को बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है अपस्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लिए जाते हैं, जैसे कि
ब्याज की दर कम की जाती है। मौद्रिक प्रणाली के तहत मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर ब्याज की दर कम की जाती है ताकि ब्याज की दर कम होने पर निवेशकर्ताओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिले। जब वो निवेश करेंगे तो आय, उत्पादन और रोजगार सभी बढ़ेंगे। तो सरकार मौद्रिक अधिकारियों से निवेदन कर सकती है, आग्रह कर सकती है कि वो ब्याज की दर में कमी करे ताकि निवेश को बढ़ावा मिले। इसी प्रकार से सरकार करों में भी कमी कर सकती है। सार्वजनिक जो राजस्व के अंतर्गत सरकार करों में कमी कर सकती है। कर कमी करने से क्या होगा? लोगों की प्रयोज्य आय बढ़ेगी। प्रयोज्य आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और उनकी मांग बढ़ने से रोजगार, उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी, अर्थात इन सब पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से सरकार राजकोषीय नीति के तहत सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर सकती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। जो भी बेरोजगार हाथ हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ने को भी प्रोत्साहन मिलेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये एक सर्किल है वो प्रारंभ हो जाएगा। और प्रोफेसर कीन्स ने तो यहाँ तक कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो तो खड्डे खुदवाओ और बंद करवा दो। हालांकि इसका कोई उत्पादक उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इससे क्या होगा कि जो भी बेकार हाथ हैं, जो बेरोजगार श्रमिक हैं, उन सबको रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में रिवाइवल की प्रोसेस से वो शुरू हो पाएगी। इसी प्रकार से सरकार आर्थिक सहायता देकर भी लोगों की विकास में मदद कर सकती है। कई प्रकार की सब्सिडी दे सकती है, अनुदान दे सकती है ताकि उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सके। और निर्यात बढ़ाने का भी प्रयास करेगी ताकि वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ सके और उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। इसी प्रकार से आयात कम करने का प्रयास करेगी। आयात कम करने से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था की जो घरेलू उत्पाद है उनकी मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में मंदी की छाया दूर हो सकेगी। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को चर्चा की है कि अविस्फीति क्या होती है, अविस्फीति और मुद्रास्फीति में क्या अंतर है, अविस्फीति के क्या कारण हैं और अविस्फीति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर, विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही हमने देखा कि इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अविस्फीति की समस्या है वो काफ़ी जटिल होती है। इसके साथ साथ ही अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति शुरू हो जाती है। पहले ये मंदी अर्थव्यवस्था के कुछ उद्योगों में शुरू होती है जो कि बाद में संपूर्ण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होने लगती है। तो इसलिए मंदी को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। एक कथन कहा गया है कि मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण व अविस्फीति को अनुपयुक्त माना गया है। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट। तो इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे ऋणदाता, बचत करने वाले और जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और उपभोक्ता हैं, इन सबको हानि होती है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ जाती है, अर्थात धनी और अधिक धनी हो जाते हैं और गरीब वर्ग और अधिक गरीब। यही नहीं, इसके अंतर्गत जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो छोटे छोटे उद्योगपति को नष्ट कर देते हैं, अर्थात आर्थिक असमानता का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता है। यही नहीं, गांवों और शहरों के मध्य भी खाई बढ़ती जाती है। गांवों की पर अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? मुद्रास्फीति का। इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी है वो में अंतर बढ़ता चला जाता है। अविस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि अविस्फीति से संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत जब उत्पाद को निवेशकर्ताओं को हानि होती है तो वो उत्पादन करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हो जाती है। तो बेरोजगारी का प्रभाव श्रमिक वर्ग को उठाना पड़ता है, वेतनभोगी कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वस्तु और सेवाओं की मांग और अधिक कम हो जाएगी और ये प्रोसेस है निरंतर जटिल होती जाएगी। इसलिए अविस्फीति को मुद्रास्फीति की अपेक्षा अधिक खराब माना गया है
अधिक बेकार माना गया है, क्योंकि अस्फीति से संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को अपस्फीति के बारे में बताया। कल हम लोग विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, संस्फीति और स्टैगफ्लेशन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।